Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Kavita Yadav, working as Chief Medical Officer at Arogi Naturopathy Village. I'm a BNYS doctor and I post here about lifestyle, health and BNYS related content. So today's topic is PCOD versus PCOS. आज हम जानेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और अगर किसी को ये है तो हम उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं. So if you are interested in this video, please watch this video till the end. So firstly, अगर हम पहल करें PCOD and PCOS को, so PCOD stands for polycystic ovarian disease and PCOS stands for polycystic ovarian syndrome. So basically disease and symptoms में syndrome में क्या difference होता है कि PCOD एक कंडीशन है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो ओवरीज या एक जो नेचुरल प्रोसेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है. एंड PCOS इसमें क्या होता है कि अलॉन्ग विद दिस कंडीशन PCOD बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं बॉडी में. देन दैट कंडीशन इज नोन एज PCOS एंड PCOS इज डेफिनेटली मच मोर हार्मफुल देन PCOS. अगर हम सबसे पहले PCOD की नॉर्मल थोड़ी कंडीशन को समझें तो उसमें क्या हो रहा है कि जो एक रेगुलर मंथ में जो ओवम है ओवरीज में वो मैच्योर होता है और वो एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड मेंसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है इफ इट कैन नॉट फर्टिलाइज. एंड PCOD में क्या हो रहा है कि जो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते हैं और वे सिस्ट की फॉर्म में आपकी ओवरीज के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ओवरीज में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है और अगर आप उसे स्कैन के थ्रू देखेंगे तो ओवरीज में सिस्ट दिखाई देंगे, उसका साइज बढ़ जाएगा. एंड इसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है जिसकी वजह से वेट गेन होना या थोड़े फेशियल होना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती. तो अब अगर हम PCOS को समझें तो PCOS एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. इसमें आपका एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण ओवेरियन सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं. आपके ओवरीज का साइज जो है वो बढ़ जाता है और इसके साथ साथ में क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको एक मेल हार्मोन है तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे जैसे कि फेशियल हेयर होना, आपके हेयर लॉस होना, इसके अलावा एलोपेशिया होना, इसके अलावा वेट बहुत ज़्यादा गेन होना, पीरियड्स बहुत ज़्यादा मिस होना, या तो एमेनोरेनिया बिल्कुल भी मेंसेस ही नहीं होते हैं काफ़ी महीनों तक, और या तो बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर स्कैंटी होते हैं मेंसेस, लाइक 1 महीने में होंगे, 2 महीने में होंगे और डिलेड हो जाते हैं काफ़ी. इस तरीके की जो परेशानी वो आपको PCOS में देखने को मिलेगी. अगर दोनों में देखें तो PCOS डेफिनेटली ज़्यादा हार्मफुल है. PCOS में इनफर्टिलिटी की बहुत ही एक बेसिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जबकि PCOD अगर किसी पेशेंट को है तो उसके बाद भी वो कंसीव कर सकते हैं और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दोनों की वजह से आपके और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बढ़ जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि थायराइड इम्बैलेंस हो गया, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, डायबिटीज़ हो जाना हो गया क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, इवन एंडोमेट्रियोसिस एंड एंडोमेट्रियम कैंसर होने के खतरा भी PCOS की वजह से स्पेशली होता है. सो वैसे तो एग्जामिन करने के लिए हम और भी कई मेडिकल हिस्ट्रीज लेते हैं पेशेंट की, लेकिन रॉटरडैम क्राइटेरिया के अनुसार 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनमें से अगर 2 पेशेंट को हैं तो उन्हें PCOD कंफर्म है. फर्स्ट इज इरेगुलर पीरियड होना, सेकंड इज एंड्रोजन या मेल हार्मोन का बढ़ा होना फिजिकली और क्लिनिकली, थर्ड इज आपके अल्ट्रासाउंड में जो ओवरीज हैं उनका साइज बढ़ा हुआ है. अगर इन तीनों में से कोई 2 क्राइटेरिया किसी भी पेशेंट को मिल रहे हैं इसका मतलब कि उन पेशेंट को PCOD है. सो इन सबको सुनने के बाद अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट कैसे हो रही है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. सो जेनेटिक ऑफ कोर्स, यस जेनेटिक हो सकता है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में
किसी फीमेल्स को, मदर को या किसी को ये प्रॉब्लम रही है तो आगे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिकली वो पास हो सकती है, तो उसमें आपको रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है, तो आपको उसमें ध्यान रखने की बातें होती हैं, काफ़ी ध्यान रखना होता है। अब आप ये कहेंगे कि हमारी दादी मम्मी इन लोगों को तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर मुझे क्यों हो रही है? तो इसका मतलब इसका मतलब अभी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, अब ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफस्टाइल की, कि आप लाइफस्टाइल कैसा जी रही है, आपके डाइट की, कि आप डाइट किस तरीके का रख रही है। अगर आपका लेथार्जिक लाइफस्टाइल है तो ये डेफिनेटली आपको हो सकती है। अगर आपका डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या बाहर की चीज़ें खा रही हैं, तो या प्रोसेस्ड का आप खा रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। की बात करें कि हम डाइट से कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, तो मैंने पहले एक सीड साइकिलिंग की वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हैं। उससे हम हार्मोन्स का बैलेंस करने में हेल्प करेगा। सेकेंडली, आपको जो हम फूड ले रहे हैं वो कोशिश करें कि वो नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा हो, यानी कि फ्रूट्स या वेजीज का नेचुरल फॉर्म में इनटेक करना है ज़्यादा। इसके अलावा आप अल्कोहल, अगर स्मोकिंग, ये सब कोई भी एडिक्शन करते हैं तो इन्हें बिल्कुल हटा दीजिए। कैफीन को भी हटा, कोशिश कीजिए कि प्लांट बेस्ड डाइट ले सके, है ना। वीगन डाइट अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए बेटर है। इसके अलावा प्रोसेस्ड का, फास्ट फूड, बाहर का जंक, ज़्यादा ऑयली एंड फ्राइड फूड बंद कर दीजिए। एक बहुत ही सात्विक एंड हेल्दी मील रखिए। इसके अलावा आप कुछ टिप्स होती हैं जिससे कि आप आपकी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट थिंग कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। सुबह की धूप सेकने की कोशिश कीजिए कि आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर बाहर वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, हल्की धूप है, और अगर आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं उस वक्त ग्राउंड में नंगे पैर घास है, वहाँ घूम रहे हैं, साथ में सनलाइट है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जब आप खाना खा रहे हैं तो कोई फ़ोन, कोई टीवी, कुछ नहीं, शांति से नीचे बैठकर धीरे धीरे खाना खाइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो भी ग्राउंडिंग का ही एक पार्ट है। एंड सेकेंडली, आप जब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से खा रहे हैं तो वो पॉजिटिव वर्क में जाएगा। एंड इसके अलावा आपका कॉन्शियसली आप खाना खा पाएंगे, तो अगर आपको कम पोर्शन लेना है तो वो आप अच्छे से मैनेज कर। इसके अलावा बेस्ट है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का एक बेसिक रूल है कि आप 14 आवर्स या 12 आवर्स से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप पहले दिन, 2 दिन, 4 दिन, 16 घंटा, 18 घंटा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आप उससे ज़्यादा एंड अप ईटिंग कर रहे हैं, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। आप स्लो से शुरू कीजिए, 12 घंटे, 14 घंटे से शुरू कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंटली करना है उसे। एंड कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक अगर आप बॉटल्स में कुछ चीज़ें खाने की यूज़ कर रहे हैं तो वो ना करें। एंड सेकेंडली, जो भी खा रहे हैं गिल्ट फ्री रहकर खाइए, बिकॉज जब आप गिल्ट फ्री रहकर खाते हैं तो आप जो खाना खा रहे हैं वो पॉजिटिवली आपकी बॉडी में जाता है, एंड एनर्जीज डू मैटर इन योर बॉडी। सो होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी एक बेसिक नॉलेज पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानने की। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जिनको इनकी ज़रूरत है, या फिर मेरी प्यारी फीमेल फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करो ताकि उन्हें एक बेसिक नॉलेज इन चीज़ों की पता हो सके। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।